गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं सीसीएस कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट को देखेंगे। ऑलरेडी फंडामेंटल राइट हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा फंडामेंटल राइट में कि फंडामेंटल राइट होता क्या है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है और फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के हैं। ठीक है। और हमने इसके अलावा देखा था कि संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया था और उसे एक विधिक अधिकार या कह लीजिए उसे लॉजिक आपके लीगल राइट बना दिया था। ठीक है। ये सारे चीज हम घटना पार्ट 1 के क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट को आगे लेके चलेंगे और उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे फंडामेंटल राइट को हम लोग 6 टाइप के फंडामेंटल राइट थे, एक एक का क्लासिफिकेशन करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्लास है वो है फंडामेंटल राइट में, वो आज हम लोग देखेंगे क्षमता का अधिकार में, जिसे हम लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं या समता का भी अधिकार कहते हैं। इंग्लिश में उसी को हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जो हम लोग समता का अधिकार, एक मिनट, जो हम लोग फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम लोग आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षमता का अधिकार, या उसी को हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अगर हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। ये 5 आर्टिकल जो है समानता के अधिकार को डिस्क्राइब करता है, राइट टू इक्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इससे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उससे भी हम लोग उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। समानता के अधिकार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 को समझते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 2 सेंटेंस का एक मिश्रित रूप है। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण। समान संरक्षण, अगर इसे इंग्लिश में देखें, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहां देखिए ये 2 सेंटेंस का मिश्रित रूप है। एक सेंटेंस कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा सेंटेंस कह रहा है आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट लिया गया ब्रिटेन से। ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रिटेन से लिया गया और जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका यूएसए से लिया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है और सेकेंड कॉन्सेप्ट किससे लिया गया। जो हम लोग बात करें कानून के समक्ष समानता, तो हमारा कानून क्या, हमारा संविधान क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो। ठीक है। जैसे वो जिस कैटेगरी को हो, सारे के सारे कानून के समक्ष समानता। ये चीज ये कहना चाह रहा है पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि कानूनों का समान संरक्षण मीन्स एक वर्ग के लिए एक जैसा कानून, एक वर्ग के लिए एक जैसा कानून। सपोज कीजिए कि जैसे हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखें तो 2016 के बाद से जो मैच्योरिटी लेवल माना जाता है वो 16 एबव को हम लोग मानते हैं कि मैच्योरिटी लेवल है और 16 से बिलो को मैच्योरिटी लेवल नहीं माना जाता, मतलब वयस्क और अल्प वयस्क जिसको कहते हैं। तो 16 से ऊपर के जो लोग होते हैं उसको हम लोग 2016 के बाद से हम लोग मानते हैं उसको वयस्क और 16 से नीचे को अल्प वयस्क मानते हैं। तो जो हम अगर 16 से नीचे का ग्रुप लेते हैं
तो एक वर्ग हो गया, एक क्लास हो गया, और 16 से ऊपर का ले रहे हैं तो एक क्लास हो गया। तो ये एक क्लास के लिए एक जैसा कानून, मतलब 16 से नीचे के जो लोग हैं उसके लिए एक जैसा कानून होगा, और 16 से ऊपर के जो लोग हैं उसके लिए एक जैसा कानून है। तो सेकेंड सेंटेंस का मतलब यही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो मतलब एक क्लास के लिए, एक वर्ग के लिए एक जैसा कानून। ये दोनों यही चीज कहना चाह रहा। तो कभी भी आप देखिएगा अगर ऑप्शन में मिलेगा, तो अगर आर्टिकल 14 में क्या कहता है, आर्टिकल 14 कभी भी ऑप्शन में आपको मिलेगा तो आर्टिकल 14 जो है दो सेंटेंस का एक कॉम्बिनेशन रूप है, एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, कानून के साथ समानता और एवं कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, अब बात करें कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये कह रहा कि ये सारे के सारे कानून के समक्ष सभी समान है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी है। जब हम एक्सेप्शन या अपवाद की बात करते हैं तो देखिए, इसमें जब हम एक्सेप्शन की केस या अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद में अपना प्रेसिडेंट को अपवाद में रखा है, राष्ट्रपति को अपवाद में रखा गया है, उपराष्ट्रपति को अपवाद में रखा गया है, एक्सेप्शन में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री को अपवाद में रख सकते हैं, सभी सांसद को अपवाद में रख सकते हैं, राज्य के मंत्री, विधायक, ये सारे के सारे अपवाद में है। इसके अलावा देखो जितने फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, विदेशी राजदूत होते हैं, फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, ये सारे के सारे अपवाद में। अपवाद कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बात करें, एक और यहाँ पे देख ले, राज्यपाल भी है, एक और राज्यपाल गवर्नर भी है। जब हम प्रेसिडेंट, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो 5 साल इनके कार्यकाल जो होता है, जनरली 5 साल होता है, 5 साल के कार्यकाल के दौरान इन पे कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जो अपवाद है केवल सिविल केस पे है। अगर इन पे कोई क्रिमिनल केस हो तो उस पर हम कानून चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई सिविल केस है तो हम प्रेसिडेंट पे, वाइस प्रेसिडेंट पे और गवर्नर पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते जब तक उसका ऑफिस और टर्म कंप्लीट ना हो जाती। ये एक अपवाद में है। अगर हम केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य के मंत्री, विधायक इनकी बात करें तो इनको कुछ छूट दिया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के बैठक, जिस दिन बैठक है, सेशन जिस दिन स्टार्ट हो, उस बैठक से या सेशन से 40 दिन पहले इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और बैठक के 40 दिन के बीच में इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये इनके लिए क्या अलग से प्रोविजन दिया गया, जिसको हम लोग अपवाद के रूप में करते हैं। दूसरा चीज, जब बात करें फॉरेन डेलीगेट्स का या राजदूत का, एम्बेसडर का, तो उनको उनके देश के अनुसार ही सजा दिया जा सकता है। कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स अगर दूसरे देश में काम करते तो वहां के अनुसार उनको कानून को सजा नहीं दिया सकता। सपोज कीजिए अगर अमेरिका का कोई एम्बेसडर भारत में काम कर रहा है तो भारत के कानून के अनुसार उनको सजा नहीं दिया सकता। हाँ, भारत सरकार उनको वापस अपने देश में भेज सकते हैं और वहां पे फिर उनके कानून के अनुसार उनको सजा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपवाद में। तो आपको अपवाद से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्टिकल 14 में अपवाद किसको किसको रखा गया। तो अपवाद का मतलब ये नहीं कि ये कानून से टोटली बरी हो सकते, नहीं, इनको कुछ टाइम पीरियड के लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन या अपवाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें आर्टिकल 15 की बात करें हम लोग। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 15 कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो discrimination on the basis of caste, birthplace,
लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्स, रेस, etc। ये कहना चाह रहा है कि आप कुछ चीजों के आधार पे किसी से विभेद नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जाति, रंग, जन्म स्थान, लिंग, धर्म, भाषा तथा रंग के आधार पे, सॉरी etc इत्यादि के आधार पे आप जो है विभेद नहीं कर सकते। मतलब ये कभी नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के हो, आप उस धर्म के हो, आप इस कास्ट के हो, आप उस कास्ट के हो। ठीक है, ये चीज विभेद या इसके बेसिस पे किसी को ना तो मंदिर प्रवेश से रोका जा सकता है, ना तो धोबी घाट में प्रवेश से रोका जा सकता है, ना जलाशय में प्रवेश से रोका जा सकता है। मतलब कहीं नदी तालाब में नहाने के लिए आप किसी को इसके लिए बाउंडेशन नहीं कर सकते हो, ना मंदिर में प्रवेश से बाउंडेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम किसी को मंदिर में प्रवेश से मना कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल के अब अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट में जा रहे हैं। ये आर्टिकल 15 आपका कहता है। आर्टिकल 15 के 4 में, आर्टिकल का अगर देखो सब आर्टिकल 15 का ए, 15 का 2, 15 का 3, 15 के 4 में, आर्टिकल 15 के 4 में ही आपका जो एजुकेशन, स्टेट जो एजुकेशन में किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट अगर किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है तो आर्टिकल 15(4) के तहत करता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य किसी को अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन देता है तो किस आर्टिकल के तहत। तो एजुकेशन में जब भी रिजर्वेशन देता है राज्य तो आर्टिकल 15(4) के तहत करता है। जैसे अगर आप देखा जाए अभी EWS बना है, अगर EWS का इस्तेमाल हम एजुकेशन के सेक्शन में करते तो आर्टिकल 15 के 6 के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक, कि आप एजुकेशन में अगर स्टेट किसी को रिजर्वेशन दे रहा है तो कौन सा आर्टिकल दे रहा था, 15 के 4 के तहत दे रहा। अगर EWS के तहत हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत हम ले रहे हैं, तो 15 के 6 में, क्योंकि 15 के 6 में ये अमेंड किया हुआ। क्लियर है। बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 16। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 ये कहता है अवसर की समानता, अवसर की समानता। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल से मतलब सभी के साथ एक अवसर की समानता, सभी को सरकारी नौकरी में या कंपटीशन में अवसर की समानता मिले, ये कहना चाह रहा है ये। अब इसी का अपवाद में है आपका आर्टिकल एक रिजर्वेशन, इसी के अपवाद में आपके है आरक्षण। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा रिजर्वेशन या आरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत नौकरियों में रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाता है, या कंपटीशन में रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाता है कौन से आर्टिकल के तहत। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं कंपटीशन में, तो आर्टिकल 16(4) के तहत दिया जाता है। ध्यान रखना है। अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो 15(4) में, लेकिन जैसे नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करें तो 16 के 4 में है। नौकरियों में अगर EWS की बात करें तो 16 के 6 में है। ये EWS के लिए नौकरियों में, और ये नौकरियों में आपके रिजर्वेशन की बात कर रहा है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करें तो हो जाएगा आपका 15 के 4 में, और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब EWS की बात करें तो हो जाएगा 15 के 6 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों को सेपरेट करके चलेगा। ऐसा ना हो कि आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन पूछ रहा है EWS के तहत और आप 16 का 6 लगा के, 16 के 6 जो नौकरियों में EWS के तहत नौकरी है और ये आपके एजुकेशन है। ठीक, ये आर्टिकल 16। नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कहता है
आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पे, छुआछूत का, कि ये इस जाति को हम इसके छुए हुए खाना नहीं खाएंगे, इससे हम टच नहीं करेंगे, इसके साथ हम रहेंगे नहीं, इसके साथ हम उठ बैठक नहीं कर सकते, और इसके साथ उठा बैठ नहीं कर सकते हम, है ना, कि किसी तरह ना घूम फिर सकते हैं, ये हमारे अलग कास्ट का है, ये इस तरह से, ये आप इसके अगर इस तरह किसी के साथ विभेद करते हो तो वो आर्टिकल 17 का कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे हो। और आर्टिकल 17 अपने आप में एक एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो हमने फर्स्ट डे क्लास में फंडामेंटल राइट में हमने देखा था कि 4 फंडामेंटल राइट जो हमने देखा था वो एब्सोल्यूट थे। एक थे आर्टिकल 17, एक आपके आर्टिकल 21 का ए, एक थे आर्टिकल 24 एंड एक थे आर्टिकल 25 का 1। ये सारे के सारे आर्टिकल है जो अपने आप में एब्सोल्यूट है। तो आपसे इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सोल्यूट जो है वो कौन कौन से आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में बात करें तो ये सारे आर्टिकल आपके लिए एब्सोल्यूट है ना। तो 17 भी एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है। इट मीन 17 का कोई भी एक्सेप्शन नहीं, कोई भी अपवाद नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम लोग आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब जो आप देखते थे अंग्रेज के काल में या आजादी से पहले लोग राजा राय बहादुर का, राजा की, महाराजा का, दीवान का, वजीर का, इनके उपाधियां लेते थे। अब आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में क्लियरली मेंशन है कि 2 उपाधियों को छोड़कर बाकी उपाधियां हम ग्रहण नहीं कर सकते बिना राष्ट्रपति के परमिशन के। राष्ट्रपति के परमिशन से हम उपाधि को ग्रहण कर सकते। 2 उपाधियों को छोड़कर, 2 टाइटल्स को छोड़कर। वो 2 टाइटल्स कौन कौन सा? एक टाइटल है एजुकेशनल टाइटल। कोई भी जो आप एजुकेशनल या शिक्षण के उपाधि लेते हो तो उसमें राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और आर्मी रैंक, जो आप आर्मी रैंक यूटिलाइज करते हो उसमें राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन दोनों उपाधियों के अलावा अगर कोई भी उपाधि आप लेते हो तो राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता है। आर्टिकल 18। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्योंकि एसएससी ने एक बार 2016 में पूछा था कि हम भारत रत्न भारत पद्म विभूषण दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत। एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो पद्म विभूषण पूछे, भारत रत्न पूछे, पद्म श्री पूछे, पद्म भूषण पूछे, ये सारे के सारे आर्टिकल 18 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये हमारा था समानता का अधिकार। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई चीज को स्लो ही पढ़िए लेकिन समझ समझ के पढ़िए। आज हमने आपको 5 समानता के अधिकार को बताया। इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसके अपवाद है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन, उसको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को। आज की क्लास में इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।